हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो मैंने जैसे कि डिस्कस किया था लास्ट उसमें कि हम लोग जो ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो है कवर कर चुके हैं, है ना। तो हम आज उससे आगे का कवर करेंगे, है ना, और अपनी जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की जो जर्नी है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? शुड इट बी मेड कंपल्सरी, शुड इट बी मेड compulsory, should it be made compulsory for all the private sector organization, for all the private sector organization, private sector organizations, organizations to reserve quota for quota for socially backward classes, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS-PO 2011 में, IBPS-PO 2011 में, IBPS-PO 2011 में। आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट क्या कहता है इसका कि नो द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी गवर्न्ड बाई, नो द प्राइवेट सेक्टर should not be governed by the government rules, ठीक है। सेकंड, यस, सेकंड कह रहा है यस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन private sector organizations should also contribute in upliftment of socially backward classes, ठीक है। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी if only
argument second is strong. C, if either first or second is strong. D, if neither first nor second is strong. E, if both first and second are strong. ये क्वेश्चन लेके रखा है IBPS 2011 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई शुड इट बी मेड कंपलसरी, क्या इस कंपलसरी बना देना चाहिए फॉर ऑल द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्राइवेट संगठनों को, टू रिजर्व कोटा फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि क्या अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, उनमें ये ज़रूरी कर दिया जाए, ये नेसेसरी कर दिया जाए कि वो लोग एक कोटा रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन बना के रखें, किसके लिए? सोशली बैकवर्ड पीपल, है ना, जो सोशल रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट में चलता है जनरल OBC SC ST वाला। तो क्या ये सेम कोटा कहाँ होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, निजी संगठनों में होना चाहिए। ठीक है, मान लिया इस बात को। अब आर्ग्यूमेंट 1 क्या कहता है? नो। नो कहता है नहीं, कोटा नहीं होना चाहिए, एग्री नहीं करता स्टेटमेंट से, कहता है नहीं करना चाहिए। क्यों? वजह क्या बता रहा है? द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी गवर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल्स। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, निजी सेक्टर, उसको गवर्नमेंट सेक्टर की तरह नहीं चलना चाहिए, गवर्नमेंट नियमों पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि इफिशियंसी का अर्थ है ना, अगर प्राइवेट को भी गवर्नमेंट बनाना है ना, तो हमने LPG क्यों किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्यों किया? है ना, तो पहले तो सारा गवर्नमेंट था ना, सारी कंपनियों को गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर दो, है ना। प्राइवेट इसलिए बनाया गया ताकि वो अपने मनमाफिक, है ना, रूल बना सकें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, है ना। गवर्नमेंट रूल के अंडर चलना होता तो सरकारी ना बना दो सारी कंपनियों को, है ना, नहीं, जैसे 1990 से पहले था। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है ना, नहीं करना चाहिए, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? यस, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कहते हैं हाँ, कर देना चाहिए कोटा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको भी अब क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए, योगदान देना चाहिए सोशल बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट, यानी उठाने में, उनको ऊपर उठाने में, उत्थान में। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई हाँ, कोटा होना चाहिए, क्योंकि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए भी, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट में ध्यान दें। ठीक है, तो अगर, ठीक है, मानते हैं सामाजिक उत्थान में उनको देना चाहिए, बट अवेयरनेस के थ्रू। अगर हम उनको एम्प्लॉय थोपने लगेंगे कि नहीं, कि फलाना आदमी इस कैटेगरी से है ना, इसलिए इसको हायर कर लो, इसका शोषण हुआ इसलिए हायर कर लो, तो फिर उनकी प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रही कहाँ जाएगी? प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच उनकी बचेगी ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना, जो इफिशियंट है, जो प्रॉफिटेबल है, वही काम करता है। ठीक है, जब प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बाध्यता आ जाएगी कि भाई इतने लोगों को हायर करना है सोशली बैकवर्ड क्लासेस से, तो उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, वो कैसे अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट पूरी तरह सही, दूसरा आर्ग्यूमेंट पूरी तरह गलत। तो यानी कि एक ही आर्ग्यूमेंट सही है, वो है फर्स्ट। तो इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट should the woman be advised should the woman be advised should the woman be advised not to travel alone not to travel alone at night in the view of increasing incident of rape and sexual abuse IBPS PO 2011 ये भी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट, इसके पीछे आर्ग्यूमेंट जो है, पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि नो इंस्टीड ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीड द गवर्नमेंट should take measures to control such incidents. Second, yes, it is difficult. Yes, it is difficult. Even for the police department, police department to control such cases, A, if only argument first is strong. B, if only argument second is strong. C, if either first or second is strong. ठीक है. D, if neither first or even first nor second is strong. ठीक है. E, if
बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, IBPS PO 2011 में पूछा गया। स्टेटमेंट कहता है शुड द वुमेन बी एडवाइस, क्या औरतों को, महिलाओं को ये सुझाव देना चाहिए नॉट टू ट्रैवल एट नाइट, अलोन एट द नाइट, कि रात को अकेले ट्रैवल ना करो। ठीक है, इन BOF इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि किस चीज़ को देखते हुए, है ना, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं किसकी, रेप की, बलात्कार की और सेक्सुअल एब्यूज की, छेड़खानी की। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट का ये है कि क्या महिलाओं को ये सलाह देनी चाहिए कि वो रात को ट्रैवल ना करें, क्योंकि अब जो रेप, बलात्कार और छेड़खानी, ठीक है, इसके जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, मान लिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, नो। नो कहता है, नो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर कंट्रोल सच इंसिडेंट। ठीक है, हाँ, कह सकते हैं ये गलत बात है, नहीं ये गलत है, नहीं, आप ओपिनियन सही गलत हो सकता है, बट ये गलत है ना, कि गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच इंसिडेंट। गवर्नमेंट तो मेजर लेती है, पुलिस तो सर मेजर लेती है ना, बट एडवाइस करना जरूरी है कि रात को अकेले ना जाए, है ना, क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं सेक्सुअल एब्यूज़ की, है ना, गवर्नमेंट तो अपनी व्याप पे काम करती ही करती है। तो ये स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, एडवाइस बिल्कुल करना चाहिए, एडवाइजरी बिल्कुल जारी होनी चाहिए, है ना। सेकंड कहता है यस, हाँ भाई बैन कर दो, बैन कर दो। ठीक है, कि जो एडवाइस कर दो कि भाई औरतें बाहर ना जाए, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट इवन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल सच केसेस। ठीक है, कहते हैं कि मुश्किल है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए केसेस कंट्रोल करना, ये तो होंगे ही। ठीक है, तो ओपिनियन से यह गलत हो सकता है, लेकिन वजह गलत है भाई, पुलिस का काम है, पुलिस का काम है ऐसे इंसिडेंट को रोकना। ऐसे थोड़ा नहीं कह देंगे कि अब पुलिस थोड़ा ना करती रहेगी सब कुछ, है ना, तो इसका मतलब तो क्या है, पुलिस फिर कुछ करेगी नहीं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी नहीं पुलिस के ऊपर, है ना। आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ना कि उन्होंने कहा कि उस जगह हत्या हो गई उसके घर में, तो पुलिस ये कह के आर्ग्यूमेंट पीछे छोड़ा सकती है, अब पुलिस आपके घर में तो बैठेगी नहीं, है ना, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। तो ये तो बिल्कुल बेकार का आर्ग्यूमेंट है, गलत है, क्लियरली गलत है। तो ना तो पहला इंसिडेंट आर्ग्यूमेंट, ना दूसरा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट गलत हैं, इसलिए नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, आर द फेबुलस प्राइसेस डिमांडेड बाई, आर द फेबुलस प्राइसेस prices fabulous prices demanded by the art dealers, demanded by the art
डीलर्स, आर्ट डीलर्स फॉर द ओरिजिनल पेंटिंग, फॉर द ओरिजिनल पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग of old masters, of old masters, justified, argument, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, यस, those are unattainable, unattainable antique pieces of art, antique pieces of art, antique pieces of art, hence birth their price, hence birth their price, for collectors of art, for collectors of art. Second, art. Second, no modern painters can paint as well. No modern painters can paint as well, can paint as well, if not better than them, if not better than them, and for much less prices, and for much less price, not better than them, and for much less prices. ठीक है, ऑप्शन क्या दे के रखा है? इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी if only argument second is strong. If either first or second is strong, D. If neither first nor second is strong, E. If both first and second is strong. ये क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू? आर द फैबुलस प्राइसेस, है ना, डिमांडेड बाय द आर्ट डीलर्स फॉर ओरिजिनल पेंटिंग्स,
ऑफ ओल्ड मास्टर्स जस्टिफाइड। ओल्ड पेंटिंग बाई ओल्ड मास्टर, ओरिजिनल पेंटिंग यानी पुराने जमाने की जो M.F. हुसैन वगैरह की पेंटिंग है, उनके लिए जो प्राइस मांगे जाते हैं किसके द्वारा, आर्ट डीलर्स के द्वारा, क्या वो सही हैं, क्या वो जस्टिफाइड हैं, महंगे तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कि भाई जो ओरिजिनल पेंटिंग है, पुराने जो पेंटर्स हैं, मास्टर्स हैं, क्या उनकी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है ना। आर्ग्यूमेंट बन क्या कहता है इसको लेके, आर्ग्यूमेंट बन कहता है यस जस्टिफाइड है भाई। ठीक है, दोज आर अनअटेनेबल एंटीक प्राइसेस पीसेस। ठीक है, वजह कह रहा है कि भाई हाँ जो प्राइस लिए जा रहे हैं ना वो जस्टिफाइड है। अब वजह बता रहा है क्योंकि ये जो पेंटिंग्स है ना वो अनअटेनेबल मतलब एकमात्र हैं, दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, हर किसी को नहीं मिलते। अनअटेनेबल एंटीक मतलब क्या होता है, एंटीक चीज़ें, यूनिक है ना, पीसेज है ना, क्या है ये एंटीक चीज़ें हैं जो दोबारा कहीं और नहीं मिलती हैं। ऑफ आर्ट हैज़ बर्थ देयर प्राइसेस फॉर कलेक्टर ऑफ आर्ट, यानी कि कहने का मतलब है ये है कि हाँ जो प्राइस लिए जा रहे हैं वो फुल्ली जस्टिफाइड है, सही है, क्योंकि जो आर्ट है ना, ओल्ड ओरिजिनल पेंटिंग, ये सिंगल पीस अवेलेबल है इनका। ठीक है, ईजीली नहीं मिलती हैं। ठीक है, और जिसके पास होती है सिर्फ एक ही होती है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए जो हैज़ बर्थ प्राइस फॉर कलेक्टर ऑफ आर्ट, यानी कि जो आर्ट के को कलेक्ट करने के शौकीन हैं, यानी कि जो पुरानी पेंटिंग्स वगैरह खरीदते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बर्थ है ये। ठीक है, अब गरीब आदमी तो पेंटिंग खरीदने नहीं जाएगा ना, उसे तो रोटी खरीदनी है, उसे क्या पता, उन्हें उसे नहीं खरीदनी है ना लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग, है ना, उसे नहीं खरीदनी ना M.F. हुसैन की पेंटिंग। ठीक है, तो जो आर्ट के कलेक्टर हैं, यानी कि जिनको खरीदने का शौक है, पैसा है इनके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल जस्टिफाइड। तो इस आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड नो, यानी कि कह रहे हैं कि जो जस्टिफाइड जो प्राइस है वो जस्टिफाइड नहीं है, ज़्यादा है। मॉडर्न पेंटर कैन पेंट एज वेल। ठीक है, मॉडर्न पेंटर कैन पेंट एज वेल, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई मॉडर्न पेंटर हैं वो भी तो पेंटिंग कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम मॉडर्न पेंटर से बनवा लेंगे। ठीक है, अब क्या, ताजमहल है, जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, पेंटिंग नहीं है बट ताजमहल, अगर चाहें तो बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं बना सकते। जापान में इनफैक्ट ताजमहल की एक रेप्लिका बनाई भी गई है। ठीक है, तो क्या जो ताजमहल को देखने आने वाला क्राउड है वो जापान चला गया, या जापान के लोग वही ताजमहल देख के खुश हो जाते हैं? जापान के लोग नहीं आते देखने, आते हैं बिल्कुल, क्योंकि एंटीक चीज़ एंटीक होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल यहीं पे गलत हो जाता है। मॉडर्न पेंटर और ओल्ड मास्टर का कंपैरिजन ही गलत है ना। उन पेंटिंग का, अब जैसे मोनालिसा है ना, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है ना, आज बहुत बढ़िया क्वालिटी में अवेलेबल है, दूसरे पेंटर्स के द्वारा बनाई हुई, बट जो ओरिजिनल पेंटिंग है सिर्फ उसकी वैल्यू है ना, क्योंकि वो ओरिजिनल पेंटिंग है, क्रिएशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो जाएगा बिना सोचे समझे। अब पहला आर्ग्यूमेंट सही है, दूसरा आर्ग्यूमेंट गलत है, यानी कि आर्ग्यूमेंट सिर्फ आर्ग्यूमेंट बन सही है, तो यानी कि इफ़ ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शुड द पब्लिक सेक्टर
sector undertaking. Should the undertaking be allowed be allowed be allowed be allowed to adopt allowed to adopt hire and fire policy. हायर एंड फायर पॉलिसी. ठीक है. आर्ग्यूमेंट. पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस दिस विल हेल्प. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है IDBI एग्जीक्यूटिव 2018 में. ठीक है. तो पहला आर्ग्यूमेंट इसका कह रहा है यस एज दिस बिल help the public sector undertaking help the public sector undertaking to get rid of non-performing employees and will also help to reward the performing employee, to reward the performing employees. सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? नो द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी. नो द मैनेजमेंट will not able to implement the policy. Implement the policy in an unbiased manner. Unbiased manner, and the employees will suffer, will suffer due to high-handedness, of the management A. If only argument first is strong. B. If only
आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, second is strong. C, if either first or second is strong, if neither first nor second is strong. D, E, if both first and second are correct. ठीक है, ये है हमारा सवाल। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से? IDBI एग्जीक्यूटिव 2018 में पूछा गया है, कह रहा है कि शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सीधा सा मतलब है जहाँ भी पब्लिक सेक्टर का यूज हो समझ जाया करो, सरकारी की बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग मतलब कंपनी, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियाँ। शुड द सरकारी कंपनीज बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी। हायर एंड फायर मतलब, हायर मतलब रोजगार देना, हायर फायर मतलब रोजगार से बाहर कर देना, रोजगार से बाहर कर देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई क्या प्राइवेट कंपनी जैसे करती है ना कि जब मन चाहा किसी को निकाल लगा दिया, जब तक उसने अच्छा काम किया, जब बुरा काम करने लगेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? फायर कर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई कि शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी। क्या जो पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनियां हैं, क्या उनको भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने और निकालने, हायर एंड फायर पॉलिसी यानी कि जब मन करे हायर कर लो, जब मन करे फायर कर दो, इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है इसके जवाब में यस, अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, जो एकदम ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी लेके बैठ गया, काम ही नहीं कर रहा है 60 साल तक, उसे फिक्र ही नहीं है कि मतलब 60 साल के बाद 60 साल तक उसको कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसकी नौकरी रिजर्व है। अब वो काम करे या ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड हो जाएगा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कह रहा है हाँ, एज दिस विल हेल्प पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। गेट रिड ऑफ मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो काम ना करने वाले एम्प्लॉय हैं। विल ऑल्सो हेल्प रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। कह रहा है कि हाँ, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको हायर एंड फायर पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्यों? वजह क्या बता रहे हैं? वजह बता रहे हैं कि भैया जो हायर एंड फायर पॉलिसी है ना, वो सरकारी कंपनियां हैं उनको मदद करेगी किसमें? छुटकारा पाने में। किससे? ऐसे एम्प्लॉय जो काम नहीं करते हैं। ठीक है, काम नहीं करते हैं। इसके अलावा विल ऑल्सो हेल्प टू रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, है ना। इसके साथ जो परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग है वो फायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा ही होना चाहिए ना। हम नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं, क्यों? काम करने के लिए, है ना, चुपचाप बैठने के लिए नहीं, आराम करने के लिए हम नौकरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आर्गुमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड आर्गुमेंट कहता है नो, हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। द मैनेजमेंट विल नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन एन अनवाइज्ड मैनर एंड एम्प्लॉय विल सफ़र ड्यू टू हाई हैंडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट, बात आ जाती है मैनेजमेंट की, कहते हैं भाई इनका कहना है नहीं, हायर एंड फायर पॉलिसी ना अपनाओ, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट से ये अपेक्षा रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग को ही बाहर करो। ऐसा हो सकता है कुछ लोग चमचागिरी करने लगे मैनेजमेंट की, और एक ऐसा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है बहुत अच्छे से और कहे इसको बाहर कर दो। पॉसिबल है। तो पता चले कि जो काम नहीं कर रहा है वो बाहर चला गया, है ना, काम कर रहा है वो बाहर चला गया, काम नहीं कर रहा है वो कंपनी में पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा क्या देता है? हाई हैंड देता है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ के ऊपर सुपीरियरिटी देता है। मैनेजमेंट से डर के रहना पड़ता है, चमचागिरी करनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भैया इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है ना कि मैनेजमेंट से फिर तो ये हर जगह हो सकता है ना, फिर तो प्राइवेट सेक्टर में भी पक्की करवा दें,
प्राइवेट सेक्टर में तो भी तो हायर एंड फायर पॉलिसी होती है, तो काम करोगे तो जॉब में रहोगे, काम नहीं करोगे तो जॉब में नहीं रहोगे। हाँ, वो चमचागिरी के थ्रू किसी को बाहर निकलवा देना, एक आध इंसिडेंट होता है बस, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। जब सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है हर आदमी, क्योंकि नौकरी जाने का डर नहीं है। काम करो या ना करो, नौकरी नहीं जाएगी। जिस दिन, है ना, आप देख रहे हो कि बाबू लोग कोने में पान खा के थूकते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, है ना, तो क्या होता है इससे कि इनएफिशिएंसी बढ़ती है। अगर उसी बाबू के अंदर ये डर आ जाएगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, तो बाबू काम करेगा वो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सेकंड इसीलिए इनकरेक्ट है। तो केवल आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट है वही सिर्फ सही है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।